बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 2.5 कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स को करेंगे। तो कहता है टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स आर एसेंशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस लैंग्वेजेस एंड सिंबल्स इन अ फॉर्मेट दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। अब देखें, कंप्यूटर हमारे पास सिर्फ एक लैंग्वेज को समझता है, 1 और 0 की लैंग्वेज को समझता है। इसके अलावा वो किसी लैंग्वेज को नहीं समझता। अगर मैं ए लिखूं, या मैं बी लिखूं, या मैं 1 लिखूं, या मैं अलिफ लिखूं, बे लिखूं, पे लिखूं, कंप्यूटर इस किसी भी चीज़ को नहीं समझता। वो सिर्फ और सिर्फ समझता है। तो किसको समझता है? 0 एंड 1 को। अगर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, कोई भी मैं और चीज़ लिखता हूँ जो कि कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? फिर मुझे कंप्यूटर को उसकी ज़ुबान में समझाना पड़ता है। तो ये इनकोडिंग स्कीम मेरे पास उसी चीज़ के लिए होती हैं जी। तो मेरे पास कुछ इनकोडिंग स्कीम्स हैं जी, देखते हैं वन बाय वन। पहले मेरे पास ये आस्की। आस्की से बनता क्या है मेरे पास जी? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये मेरे पास 7 बिट्स की होती है। कितनी होती है मेरे पास इसमें जी? 7 बिट्स। 7 बिट्स का मतलब क्या है जी? 2 रेज़ पावर 7। तो ये मेरे पास क्या आता है जी? 128। 128 का मतलब है इसमें 0 से लेके 127 तक इसमें करैक्टर हो सकते हैं। समझ आ गई? पहली बात तो ये है कि ये मेरे पास इस बनता कैसे है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अच्छा, कहता है इट इज़ अ करैक्टर encoding standard adopted for representing in devices such as computers and similar systems that use text। अच्छा, अब सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है कि ये मेरे पास हमने इसको कंप्यूटर में अडॉप्ट किया है, दूसरी ऐसी डिवाइसेस में अडॉप्ट किए जो कि टेक्स्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, कहता है ईच अल्फ़ाबेट नंबर और सिंबल इज़ गिवन अ कोड नंबर बिटवीन 0 एंड 127 एज़ शोन इन टेबल 2.4। अच्छा, कहता है हमारे पास कोई भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होता है, कोई सिंबल होता है, कोई उसको हम एक कोड देते हैं जो कि 0 से लेके 127 तक हो सकते हैं। अब 127 से ऊपर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी पावर इतनी है कि इसमें 128 कैरेक्टर्स हो सकते हैं ओनली। तो मेरे पास क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होते हैं तो इसलिए 127 तक जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ मैं। अब आपके ज़हन में एक सवाल आएगा कि कोड तो मेरे पास 0 से स्टार्ट होने चाहिए। 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन क्या होता है जी? 0 से लेके 31 तक जो होते हैं, वो होते हैं मेरे पास नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर्स। ठीक है? अब नॉन प्रिंटेबल कंट्रोल कैरेक्टर्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास कैरेक्टर मौजूद तो होते हैं, लेकिन कंप्यूटर इनको शो नहीं कर रहा होता। ठीक है? जस्ट ये कंप्यूटर के अपने कंट्रोल के लिए मेरे पास ये कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला जो कंट्रोल होता है, जो कैरेक्टर है मेरे पास, वो है मेरे पास स्पेस, जिसका आस्की कोड मेरे पास क्या है जी? 32। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो आस्की कोड क्या जाता है कंप्यूटर में? 32 जाता है। और 32 फिर आगे कंप्यूटर अब 32 को भी तो नहीं समझता, तो ये क्या होता है? ये 32 फिर आगे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, फिर उसकी जो बाइनरी बनती है कंप्यूटर उसको समझ रहा होता है। ठीक है? ऐसे आप ये सारे सिंबल देख लें जी। जो मेरे पास 0 स्टार्ट होता है वो मेरे पास 48 से स्टार्ट होता है, और ये मेरे पास जाता है जी 9, मेरे पास 57 से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। और फिर आगे कुछ और एक करैक्टर्स है मैथ्स के थोड़े से। फिर मेरे पास कैपिटल ए बी सी स्टार्ट होती है जी, ए 65 होता है, और मेरे पास जेड कहाँ पे जा रहा होता है जी? जेड मेरे पास ये 90 से रिप्रेजेंट हो रहा होता है। उसके बाद फिर थोड़े से और करैक्टर हैं, फिर 97 से स्मॉल ए बी सी स्टार्ट हो जाती है, और ये मेरे पास कहाँ तक जाती है जी? ये मेरे पास जा रही है जी 122 तक, और उसके बाद फिर थोड़े से और करैक्टर्स होते हैं 127 तक। उम्मीद है आपको ये टेबल समझ आ गया होगा कि जब भी हम कोई, फॉर एग्जांपल मैंने ए प्रेस किया है, अगर स्मॉल ए है तो क्या जाएगा? 97 जाएगा। फिर 97 आगे जाके उसकी बाइनरी बनेगी, कंप्यूटर उस बाइनरी को समझेगा। कंप्यूटर के लिए क्या है? ये जस्ट एक ग्राफिक है, उसको इसकी कोई समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ए है, बी है, सी है, डी है, वट जो भी है। तो हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। लेट्स से मैंने प्रेस किया है जी कंप्यूटर पे जी, कीबोर्ड पे मैंने प्रेस कर दिया एच। एच की मेरे पास कैपिटल एच है, तो इसकी आस्की कोड उसका 72 है। अब 72 आगे जाएगा तो उसकी क्या बनेगी जी? बाइनरी बनेगी। बाइनरी बनाते हैं 72 की।
72 लिखा, 2 3 आर 6, एक इधर आ गया, 2 6 आर 12, फिर 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, 2 9 आर 18, सॉरी रिमाइंडर में लिख ही नहीं रहा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया जी। फिर 2 4 आर 8, रिमाइंडर 1, 2 2 आर 4, रिमाइंडर 0, फिर 2 1 आर 2, रिमाइंडर 0। क्या आ गया जी मेरे पास जी? 1 0 0 1 0 0। ये किसकी बाइनरी बनी है मेरे पास जी? ये मेरे पास बनी है जी एच की। मतलब कि अगर मैं जब एच प्रेस कर रहा होता हूँ तो सबसे पहले उसके बिहाफ पे कीबोर्ड से क्या जाता है जी? 72 जाता है, और 72 की फिर बाइनरी बनती है, और कंप्यूटर के पास क्या जाता है जी? सीपीयू के पास 1 0 0 1 0 0। तो वो कंप्यूटर समझता है कि हाँ भाई यूज़र ने एच प्रेस किया है। अब आप देख रहे हैं ना, एक छोटा सा मेरे पास काम है कि मैंने जस्ट एच प्रेस किया तो उसके बिहाफ पर कितनी मेरे पास कंप्यूटेशन हो रही होती है। ऐसे मेरे पास जितने भी हम कुछ भी प्रेस कर रहे होते हैं, इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर मेरे पास सेकंड में मिलियंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन के जो इतने भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो क्या होता है, ये छोटे छोटे टास्क होते हैं, हमारे लिए छोटे हैं लेकिन कंप्यूटर के लिए काफ़ी बड़े टास्क होते हैं। ये जस्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इसको काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो आपको एग्जांपल देते हैं जी। कहते हैं ASCII enable different computers and devices to exchange text information reliably। अच्छा, कहते हैं ASCII, अब देखें एक कंप्यूटर भी ASCII पे काम कर रहा है, दूसरा भी ASCII पे काम कर रहा है, तो जब हम डेटा जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करेंगे तो हम 1 2 3 तो नहीं सेंड करेंगे। हम क्या बोलेंगे, लेट्स से पाकिस्तान है यहाँ पे उसने दी हुई है, मैं बोलूँगा भाई कैपिटल P है तो 80, फिर A छोटा है तो उसके लिए 97, फिर K के लिए 107, ठीक है, फिर I के लिए 105। ये इस तरह मतलब कि कोड सेंड होंगे, ASCII कोड सेंड होंगे। आगे जाके दूसरा कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ जी फलां अगर उसने यूज़र ने मुझे 80 भेजा है कंप्यूटर ने, तो उसका मतलब कि वो कैपिटल P की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यही कह रहा है कि जब दोनों तरफ ASCII होता है तो इससे क्या होता है जी, डेटा एक्सचेंज करना बहुत आसान हो जाता है, रिलायबली डेटा को एक्सचेंज किया जा सकता है। अब आगे वो एग्जांपल दे रहा है पाकिस्तान की, ये अभी आपको सारी समझा दी है कि जब मैं कैपिटल P लिखूंगा तो उसके बिहाफ पे 80 जाएगा, फिर मैं A लिखूंगा तो 97 जाएगा, ठीक है, स्मॉल K है तो 107, फिर I है तो 105, फिर S है तो 115, और T है तो 116 ASCII कोड कंप्यूटर के अंदर जाएगा। अच्छा, कहते हैं ASCII कोड इज़ अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्टर इन कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम पर्टिकुलरली फॉर अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स। वही बात जी कि ASCII मेरे पास क्या जी, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है करेक्टर्स की, ठीक है। अच्छा, फिर आगे आपको दे रहा है जी ASCII कोड है उनका 1010 है, बस ठीक है, हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट कहता है जी क्लास एक्टिविटी क्या है जी, आपने अपना नाम लिखना है। फिर कहता है जी फाइंड द ASCII कोड फॉर ईच लेटर इन योर नेम। आपने क्या करना है जी, इस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए आपने हर अपने नेम के जितने भी आपके पास करैक्टर्स आते हैं, आपने तमाम करैक्टर्स के आपने क्या करना है जी, ASCII आपने निकालनी है, ASCII कोड देखनी है। यू कैन यूज़ ASCII कोड। अच्छा, यू कहता है आप इस टेबल की हेल्प ले सकते हैं। फिर कहता है जी कन्वर्ट ASCII कोड इनटू बाइनरी। फिर आपने क्या करना है जी, ASCII कोड की बाइनरी बनानी है, राइट डाउन योर नेम इन बाइनरी रूल। तो यही कह रहा है कि अब आपने अपना नाम फिर बाइनरी में लिखना है। उम्मीद है आपको ASCII कोड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास जी एक्सटेंडेड ASCII। अच्छा, अब ये भी ASCII ही है। एक्सटेंडेड ASCII का मतलब क्या है, वो जो मेरे पास था, जो पीछे मेरे पास जो कन्वेंशनल ASCII थी, वो मेरे पास 0 से लेके 127 तक कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। यहाँ पे मेरे पास क्या है जी, अभी एक्सटेंडेड ASCII है, ये मेरे पास कितनी है जी, 8 बिट्स की है। इसके तो इसका क्या मतलब है, ये 0 से लेके 255 तक इसमें कोड होते हैं, जिससे वो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सटेंडेड ASCII जो पिछले जो कन्वेंशनल ASCII थी उसके डबल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है और कर रही थी। कहता है while the standard ASCII table includes 128 characters, there is an extended version that includes 256 characters। कहता है मेरे पास जो पिछली स्टैंडर्ड ASCII है उसमें जस्ट 128 कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि एक्सटेंडेड वर्जन जो है उसमें कितने होते हैं जी,
256 करेक्टर्स होते हैं। अब 0 से स्टार्ट होते हैं तो 255 तक 256 करेक्टर मेरे पास मुकम्मल हो जाते हैं। दिस एक्सटेंडेड ASCII यूजेस 8 बिट्स एंड इंक्लूड्स एडिशनल सिंबल्स, एसेंटेड लेटर्स एंड अदर करेक्टर्स। अच्छा कहता है जी, जस्ट अगर मैंने टेक्स्ट लिखना है, मैंने ABC लिखनी है, स्मॉल ABC लिखनी है, कैपिटल ABC लिखनी है, 1 2 3 लिखनी है, तो उसके लिए मेरे पास ASCII इनफ है। जबकि एक्सटेंडेड ASCII क्या करती है, ये एडिशनल आपके पास कुछ कैरेक्टर्स आपको दे रही है। वो कौन कौन सा होता है जी, कहते हैं एडिशनल सिंबल, जस्ट लाइक मैथ्स के सिंबल हो गए, फिजिक्स के सिंबल हो गए। एसेंडेड लेटर्स, वो आपने देखा होगा, आप जब कोई लिखते हैं फैंसी, आप थोड़ी राइटिंग करना चाहते हैं तो ए के ऊपर इस तरह से निशान सा बना होता है, ठीक है, ये बना होता है निशान, इस तरह निशान वगैरह बनते हैं, इनको हम कहते हैं जी एसेंटेड लेटर्स कहते हैं। एंड अदर करेक्टर्स, इससे अलावा कुछ और करेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर देती है। ऐसा क्या होता है, however the original 128 characters are the most commonly used and serves as the basis for text representation in computers। वही बात कर रहे हैं जी कि जो मेरे पास स्टैंडर्ड ASCII है, जो कन्वेंशनल ASCII है, कहते हैं उसमें जस्ट जो 128 करेक्टर्स होते हैं वो मोर देन इनफ होते हैं कि हम कंप्यूटर में जो बेसिक मेरे पास जो डाटा है वो सेंड कर सके। मतलब कि क्या कर सके जी, स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, 1 2 3, उसके लिए मेरे पास क्या है जी, ये इनफ है जो मेरे पास स्टैंडर्ड ASCII है। नेक्स्ट है मेरे पास यूनिकोड। अब मसला मेरे पास क्या आता है जी, ASCII और एक्सटेंडेड ASCII अगर मैं दोनों को भी देखूं तो उसमें मेरे पास क्या है जी, जस्ट 256 करेक्टर्स हैं। अब दुनिया में तो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ करेक्टर्स होते हैं, तो उसके लिए 256 करेक्टर्स इनफ बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए क्या हल निकाला गया जी, यूनिकोड का कॉन्सेप्ट आया। देखते हैं क्या है जी, कहता है यूनिकोड इज एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक करेक्टर्स यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ल्ड राइटिंग सिस्टम। कहता है यूनिकोड ये कोशिश करता है कि जितने भी ग्राफिक करेक्टर्स दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में वो है, कहता है उनको अपने अंदर वो समोने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब कि वो ये कोशिश करता है कि जितने भी ग्राफिकल करेक्टर्स हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो। कहता है unlike ASCII which is limited to 7 bits and can represent only 128 characters, Unicode can represent over a million characters through different forms of encoding such as UTF-8, UTF-16 and UTF-32। वही बात जो मैंने ऊपर आपको बताई है, ASCII मेरे पास इनफ नहीं है, उसमें जस्ट क्या है जी 7 बिट्स हैं और एक्सटेंडेड ASCII में 8 बिट्स हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो जस्ट 256 करेक्टर्स तक लेके जा रहे होते हैं। जबकि यूनिकोड क्या है जी, कहते हैं इसमें मिलियंस करेक्टर्स मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे फिर नीचे मेरे पास मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। अच्छा कहता है UTF इज़ एन एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। कहता है ये मेरे पास एक एक्रोनिम है, इसका मतलब क्या है जी, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। UTF-8 की अगर मैं बात करूं, कहता है इट इज़ अ वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग स्कीम मीनिंग इट कैन यूज अ डिफरेंट नंबर्स ऑफ बाइट्स 1 to 4 टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर। अच्छा मेरे पास क्या था जी, जो मेरे पास एक्सटेंडेड ASCII थी वो मेरे पास जस्ट 1 बाइट को यूज़ कर रही थी। जबकि UTF क्या है, ये मेरे पास इसमें क्या कर रहा है जी, वेरिएबल लेंथ है मेरे पास। ये क्या कर रहा है जी, ये वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग स्कीम है। मतलब इसमें कुछ करेक्टर्स ऐसे होंगे जिनके लिए जस्ट 1 बाइट को यूज़ किया जाएगा, और कुछ करेक्टर्स ऐसे होंगे जिनके लिए 2 बाइट्स को, कुछ के लिए 3 बाइट्स को, कुछ के लिए 4 बाइट्स को यूज़ किया जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 1 to 4 बाइट। अगर 4 बाइट्स हैं तो इसका क्या मतलब है जी, कि ये मेरे पास 32 बिट भी ले सकता है। 1 बाइट होगा तो इसका मतलब कि ये मेरे पास 8 बिट्स को लेगा। अच्छा कहता है UTF-8 इज अ बैकवर्ड कंपैटिबल विद ASCII। अच्छा इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई कोड ASCII में लिखता हूँ, मिसाल तौर पर एक कंप्यूटर से मैंने डाटा को सेंड करना है दूसरे कंप्यूटर में, एक में मेरे पास क्या है जी, ASCII है, और एक में मेरे पास क्या है जी, UTF-8 है। अब क्या होगा, अगर ASCII में मेरे पास ASCII वाला जो है, अगर वो कोई कोड भेजेगा, कोई भी सिंबल भेजता है ABC, तो UTF क्या करेगा, उसको समझ जाएगा, ठीक है। जबकि UTF-16 और 32 में ये बात नहीं है, लेकिन UTF-8 में ये है कि ये बैकवर्ड कंपैटिबल है ASCII के साथ। इसका क्या मतलब है कि पहले जो करेक्टर्स हैं 256 तक जो करेक्टर्स हैं ASCII और UTF-8 के एक जैसे हैं,
तो UTF-8 से कोई अगर मैसेज भेजे तो ASCII समझ जाएगा, ASCII वाला जो अगर कोई मैसेज भेजेगा तो UTF-8 वाला समझ जाएगा। कहता है इट मीन्स इट कैन अंडरस्टैंड एंड यूज द ओल्डर ASCII इनकोडिंग स्कीम विदाउट एनी प्रॉब्लम। कहता है ये बात कर रहा है कि ये मेरे पास क्या कर रहा है जी, अंडरस्टैंड कर सकता है ओल्डर ASCII इनकोडिंग स्कीम को बगैर किसी प्रॉब्लम के साथ। कहता है therefore if we have a text file written in ASCII it will work perfectly with UTF code allowing it to read both old and new text। वही बात जी कि एक कंप्यूटर में ASCII है तो UTF-8 दूसरे कंप्यूटर में है तो ASCII वाला भेजेगा तो UTF-8 वाला उसको समझ जाएगा। एग्जाम्पल आपको दे रहा है जी द लेटर A is Unicode represented as U plus 0041 is 01000001 in the binary format and occupies 8 bit or 1 byte। एग्जाम्पल आपको दे रहा है, कहता है लेटर A है, अब ASCII में उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास जी, कैपिटल A की 65 है। यूनिकोड में कैसे रिप्रेजेंट होता है जी, अच्छा ये एक स्टैंडर्ड तरीका है यूनिकोड में रिप्रेजेंट करने का। ASCII मेरे पास क्या है जी, A की, वो मेरे पास है जी 65, हम यहाँ पे देख भी लेते हैं। A की ASCII मेरे पास क्या आ गई जी, A की ASCII मेरे पास 65 है। यूनिकोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिकोड में हम उसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। किस में करेंगे जी, हेक्साडेसिमल में करेंगे जी। अच्छा सबसे पहले यूनिकोड का फॉर्मेट क्या है जी, U+, ये मुझे क्या बताएगा कि ये मेरे पास यूनिकोड में है। उसके बाद फिर हम 65 की अगर हम उसको हेक्साडेसिमल में करें तो क्या होगा जी, 65 का मैं 16 से एलसीएम मैं लेता हूँ, 16 1 जार 16, 16 2 जार 32 और 16 4 जार क्या होता है जी मेरे पास 64 होता है। 4 इधर आ गया और क्या आ गया जी मेरे पास, रिमाइंडर क्या आता है जी 1 आता है। तो मैंने क्या बनाना है जी, इसके मैंने 4 बिट्स में भी लिखना होता है तो मैं क्या करूँगा, 2 0 खुद से लगा लूँगा, आगे क्या लिख दूँगा 4 1। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास उसने लिखी हुई है। ये मेरे पास क्या है जी, U+ स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और 0041 ये मेरे पास हेक्साडेसिमल कोड है। आप तो अभी वो लेवल नहीं है लेकिन आप आगे जाके देखेंगे यहाँ पे आपको ABC भी मिल सकती है। और बाइनरी निकालेंगे दोनों की तो वो मेरे पास सेम बाइनरी आएगी क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबल है। अच्छा लेट्स लुक एट हाउ उर्दू लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड इन UTF-8। उर्दू लेटर्स कैसे करते हैं जी, ऐसे कहते हैं जी द उर्दू लेटर बे इज रिप्रेजेंटेड इन यूनिकोड एज U+0628। ठीक है, बे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जी, U+, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, 0628 ये मेरे पास क्या होगा जी, ये इसकी ये हेक्साडेसिमल कोड है ये। ठीक है, इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी तो उसने दे ही दी है, ये इसकी बाइनरी है मेरे पास जी, मीन्स इट टेक्स 2 बाइट्स। कितना लेगा जी, ये 2 बाइट ले रहा होगा, 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट से ले रहा होगा जी। नेक्स्ट है मेरे पास जी UTF-16। UTF-16 क्या करता है जी, कहता है इज अनदर वेरिएबल कैरेक्टर इनकोडिंग मैकेनिज्म ऑल्दो इट यूजेस ईदर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स पर कैरेक्टर एट मोस्ट। अच्छा क्या करता है जी, ये भी मेरे पास कहता है जी, ये मेरे पास एक इनकोडिंग स्कीम है लेकिन कहता है जी ये मेरे पास या तो 2 बाइट्स लेगा या मेरे पास 4 बाइट लेगा। UTF-8 मेरे पास 1 बाइट भी ले सकता था, 2 भी ले सकता था, 3 भी ले सकता था, 4 भी ले सकता था, जबकि UTF-16 क्या करता है जी, या 2 बाइट्स लेगा या 4 बाइट्स लेगा पर करेक्टर के लिए। कहता है लाइक UTF-8 इट इज़ नॉट कंपैटिबल विद ASCII मीनिंग इट कैन नॉट ट्रांसलेट ASCII कोड। अच्छा कहता है जी UTF-8 जिस तरह था वो मेरे पास ASCII को समझ रहा था लेकिन UTF-16 जो है वो मेरे पास ASCII कोड को नहीं समझ सकता। एग्जांपल दे रहा है जी, A मेरे पास UTF-16 में उसको बाइनरी ये बनेगी जी लेकिन वो अगर डेसिमल में लिखें 65 ही बनेगा। अब ये तो मेरे पास सिंपल आ गया 65 आ गया लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो कि मैच नहीं करते तो इसलिए ये ASCII को नहीं समझ सकता। उर्दू में बे की ग्राम देखें, कहता है इन UTF-16 इज रिप्रेजेंटेड एज, ये उसने उसकी सारी बाइनरी दे दी है, कहता है ये मेरे पास 2 बाइट्स ले रही होती है जी। अच्छा नेक्स्ट है मेरे पास UTF-32।
UTF-32 is a method of encoding that uses a fixed length with all characters stored in 4 byte per character। अच्छा कहता है ये मेरे पास एक और मेथड एनकोडिंग का, कहता है इसमें मेरे पास लेंथ फिक्स होती है। UTF-8 में भी वेरिएबल थी, UTF-16 में भी वेरिएबल लेंथ है, जबकि UTF-32 जो है इसमें मेरे पास लेंथ क्या होती है, वो सेम होती है। चाहे मैंने A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, व्हाटएवर जो भी मैंने लिखा है उसके लिए मेरे पास क्या होंगे जी, 32 बिट्स मेरे पास रिजर्व होंगे, 32 बिट्स को वो यूज करेगा। अच्छा, दिस मेक्स it very simple, but at the same time it may look a little complicated when it comes to space uses। अच्छा कहता है अब यहाँ पे मेरे पास इन दोनों में क्या है प्रॉब्लम है, ये भी तो मेरे पास 4 बाइट्स का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल लेंथ है, कंप्यूटर को ध्यान देना पड़ता है, उसके लिए कुछ और मैकेनिज्म यूज करना पड़ता है ये देखने के लिए कि भाई बाइट्स कितने मेरे पास आ रहे हैं, कितनी बाइट्स मिलके मेरे पास एक कैरेक्टर बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर को पता होता है भाई चाहे ए आया है, बी आया है, चाहे फुल स्टॉप आया, चाहे स्पेस आई, कुछ भी आई है, मैंने हर कैरेक्टर के लिए 32 बिट्स को मैंने देखना है। तो कहता है इससे कंप्यूटर का काम आसान हो जाता है। लेकिन एक और इशू इसके से खड़ा होता है, वो क्या होता है जी, व्हेन इट कम्स टू स्पेस यूजेज। ठीक है, कॉम्प्लिकेट क्यों जाती है, जब स्पेस क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब एक करेक्टर के लिए वो 4 बाइट्स को यूज़ कर रहा है, अगर 100 करेक्टर्स आ गए तो उसका क्या मतलब कि उसने 400 बाइट्स को यूज़ करना है, थोड़ा सा डाटा ज़्यादा बढ़ता है, तो इससे क्या होता है जी, कंप्यूटर में मेमोरी बोझ बढ़ता है, मेमोरी ज़्यादा एक्स्ट्रा ले रहा होता है। अच्छा एग्जाम्पल दे रहे अल्फ़ाबेट ए अगर है UTF-32 में कैसे रिप्रेजेंट होगा जी, वो ये इतने देखें जी, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और ये 4 बाइट्स मेरे पास उसने लिए हैं ए को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो था मेरे पास जी लेक्चर, तो मिलते हैं नेक्स्ट समरी सेक्शन में। अच्छा जी, नेक्स्ट है मेरे पास समरी सेक्शन। कहता है टेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम्स हेल्प कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। कहता है टेक्स्ट एनकोडिंग स्कीम जो है ये कंप्यूटर्स को हेल्प कर रही होती हैं कि वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को समझ सके, वो अलिफ को समझ सके, वो ABC को समझ सके, वो 0 1 2 3 को समझ सके, वो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को समझ सके, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को समझ सके। क्योंकि कंप्यूटर तो मेरे पास सिर्फ 0 और 1 को समझता है, उसके लिए ABC कुछ भी नहीं है, 0 1 2 3 अलिफ बा ता सा कुछ भी नहीं है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए मेरे पास क्या होते हैं जी, टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स होती हैं। ये कंप्यूटर को बता रहे थे कि हाँ भाई यूज़र ने ए टाइप किया है, या नेटवर्क से मेरे पास ए आया है, बी आया है, 0 है, 1 आया है, 2 है। तो क्या बता रहे थे, कौन बताता है जी, ये टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम्स बताते हैं। कहते थे मोस्ट कॉमन इनकोडिंग स्कीम्स इंक्लूड ASCII, एक्सटेंडेड ASCII एंड यूनिकोड। ये ज़्यादा कॉमन मेरे पास ये टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम है जी। पहले मेरे पास ASCII से बनता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, रिप्रेजेंट 128 कैरेक्टर्स यूजिंग 7 बिट्स। 0 से लेके 127 तक इसकी वैल्यूज होती हैं और टोटल 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है मेरे पास ये ASCII कोड जो है। पर ये ASCII जो स्कीम है मेरे पास इंक्लूड्स अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स। इसमें मेरे पास अपर एंड लोअर केस के लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और कुछ सिंबल्स होते हैं। कॉमनली यूज फॉर इंग्लिश टेक्स्ट, और कॉमनली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम जी, इंग्लिश टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारी बुक में एग्जांपल थी पाकिस्तान की, कैपिटल PAT वगैरह आगे सारी उसने वैल्यू दी हुई है। एक्सटेंडेड ASCII की अगर हम बात करें, कहता है ऊपर ASCII जो थी वो सिर्फ जस्ट 7 बिट्स को यूज़ कर रही थी, और एक्सटेंडेड ASCII मेरे पास 8 बिट्स को यूज़ करती है। 0 से लेकर 255 तक इसमें करेक्टर होते हैं, और उससे टोटल कितने करेक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं जी, 256 करेक्टर्स रिप्रेजेंट हो सकते हैं। ऐड मोर सिंबल्स, एसेंटेड लेटर्स एंड ग्राफिकल करेक्टर्स। ठीक है, 0 से लेके 127 तक बिल्कुल हमारे पास स्टैंडर्ड ASCII की तरह है, और उससे मेरे पास 128 से लेके 255 तक मेरे पास ये कुछ सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर होता है, एसेंटेड लेटर्स को रिप्रेजेंट कर होता है, और ग्राफिकल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर होता है। वही बात जी, द फर्स्ट 128 कैरेक्टर्स आर द सेम एज स्टैंडर्ड ASCII। 128 कैरेक्टर जो होते हैं फर्स्ट जो होते हैं वो स्टैंडर्ड ASCII के साथ सेम होते हैं। नेक्स्ट है यूनिकोड। मेरे पास कहता है ग्लोबल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड दैट कैन रिप्रेजेंट ओवर 1 मिलियन कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल राइटिंग सिस्टम्स।
ग्लोबल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि मेरे पास तकरीबन 1 मिलियन कैरेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट कर सकता है। सपोर्ट मल्टीपल इनकोडिंग उसके आगे फिर उसकी कुछ है मेरे पास इनकोडिंग्स है जी। UTF-8 है, UTF-16 है, UTF-32 है। UTF-8 की अगर हम बात करें तो ये वेरिएबल लेंथ इनकोडिंग होती है। इसमें 1 बाइट भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 बाइट भी हो सकता है। ये ASCII के साथ कंपैटिबल है। इसका क्या मतलब है, 0 से लेके 255 तक जो कैरेक्टर होते हैं वो मेरे पास सेम होते हैं। सॉरी 1 बाइट होता है इसमें, तो यस 255 कैरेक्टर मेरे पास क्या होते हैं इसमें सेम होते हैं। एफिशिएंट फॉर इंग्लिश एंड सपोर्ट्स ऑल लैंग्वेजेस, कहते हैं मेरे पास इंग्लिश के लिए बेहतरीन है और कहते हैं जी ऑल लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट कर रहा होता है। एग्जांपल उसने दी हुई है जी, ए का यूनिकोड मेरे पास U+0041 है। U+ का क्या मतलब होता है जी कि ये यूनिकोड है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। और 0041 का क्या मतलब है, उसका हेक्साडेसिमल वैल्यू है, जबकि अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 65 ही आएगा। बाइनरी इसकी ये बन रही है जी। अगर लेटर बे की बात करें तो यूनिकोड उसका जो है U+0628 है और उसकी बाइनरी मेरे पास ये बन रही है 2 बाइट्स की। अब आप खुद देखें, यहाँ पे मेरे पास ए जो है वो 1 बाइट से रिप्रेजेंट हो रहा है, जबकि बे मेरे पास क्या है जी वो 2 बाइट्स से रिप्रेजेंट हो रहा है जी। UTF-16 की अगर हम बात करें तो वो उसमें मेरे पास या तो 2 बाइट्स होते हैं पर कैरेक्टर या मेरे पास 4 बाइट्स होते हैं और ये मेरे पास ASCII के साथ कंपैटिबल नहीं है। एग्जांपल ए उसने दी हुई है जी, ए को उसने वो 2 बाइट्स में लिखा हुआ है, जबकि बे जो है इसको भी उसने 2 बाइट्स में लिखा हुआ है जी। UTF-32 की बात करें तो इसमें क्या होता है जी, फिक्स 4 बाइट्स होते हैं पर कैरेक्टर के लिए। सिंपल तो है लेकिन क्या है जी, स्पेस एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। ये इसकी सिंपल सी वो अगर आपको मैं एग्जांपल दूँ कि मेरे पास एक पिक्चर जो है वो मेरे पास 15 KB की है और एक पिक्चर मेरे पास 15 MB की है, तो मेरे पास स्पेस कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही है, जबकि दोनों का मेरे पास क्वालिटी सेम है। तो मेरे पास स्पेस कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही है, 15 MB में स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो इस तरीके से 15 MB करते करते मेरे पास अगर मैं 15 MB की पिक्चर लेने लग जाऊँ तो एकदम मेरी स्पेस फुल हो जाएगी, जबकि 15 KB की पिक्चर लेता रहूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे UTF-32 में एग्जांपल में दे रहा है। ए कोई देख लें, मेरे पास ये वाले सारे बिट्स भी कंज्यूम हुए हैं, एक्स्ट्रा हैं, ये भी एक्स्ट्रा हैं, ये भी एक्स्ट्रा हैं। ये जो लास्ट वाला मेरे पास जो बाइट है ये जस्ट कंज्यूम हुआ है। तो ये तो था हमारे पास समरी जी। मिलते हैं नेक्स्ट SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहले मेरे पास ये व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर। ASCII से बनता क्या है जी, ASCII से बनता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन स्टैंडर्ड ASCII रिप्रेजेंट। स्टैंडर्ड ASCII कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है, 128 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है जी। नंबर 3 है जी, हाउ मैनी बाइट्स डज UTF-32 यूज टू रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर। कहता है जी सिंगल कैरेक्टर के लिए UTF-32 कितने बाइट्स कंज्यूम करता है, तो वह मेरे पास जी 4 बाइट्स। अगर बिट्स की बात करें तो वो 32 बिट्स को यूज कर रहे होते हैं जी। और जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ASCII एंड एक्सटेंडेड ASCII। स्टैंडर्ड ASCII और एक्सटेंडेड ASCII में ये फ़र्क है जी कि स्टैंडर्ड ASCII मेरे पास 7 बिट्स को यूज़ कर रही होती है जी और उससे मेरे पास 128 कैरेक्टर्स ही खाली रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जबकि मेरे पास जो एक्सटेंडेड ASCII है वो 8 बिट्स को यूज़ करती है और उससे 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जी, एक्सप्लेन वाई UTF-32 इज़ नॉट स्पेस एफिशिएंट। कहता है UTF-32 मेरे पास स्पेस एफिशिएंट क्यों नहीं है। कहता है बिकॉज इट यूजेस 4 बाइट्स फॉर एवरी कैरेक्टर इवन व्हेन 1 और 2 बाइट्स वुड बी इनफ फॉर सिंपल कैरेक्टर्स। कहते हैं मेरे पास क्योंकि UTF-32 मेरे पास हर कैरेक्टर के लिए 32 बाइट्स को कंज्यूम कर रहा होता है। कहता है अगर मेरे पास 1 या 2 बाइट से काम चल रहा हो फिर भी वो क्या करता है जी 4 बाइट्स को कंज्यूम कर रहा होता है, इसलिए ये स्पेस एफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट मेक्स यूनिकोड अ मोर पावरफुल इनकोडिंग स्कीम्स देन ASCII। कहता है ASCII से यूनिकोड मेरे पास क्यों ज़्यादा पावरफुल है। कहता है जी यूनिकोड कैन रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस यूजिंग ओवर 1 मिलियन कोड पॉइंट्स व्हाइल ASCII कैन only represent 128 character।
कहता है यूनिकोड मेरे पास मिलियंस ऑफ करेक्टर्स को वो रिप्रेजेंट कर सकती है, तमाम लैंग्वेज को वो रिप्रेजेंट कर देती है, जबकि ASCII जो है वो जस्ट 128 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए यूनिकोड मेरे पास ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब हाउ उर्दू लेटर्स आर रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली फ्रॉम इंग्लिश लेटर्स इन UTF-8। कहते हैं इंग्लिश लेटर से UTF-8 में उर्दू लेटर्स कैसे अलग रिप्रेजेंट हो रहे थे। कहता है उर्दू लेटर यूज 2 बाइट्स इन UTF-8 while मोस्ट इंग्लिश लेटर यूज 1 बाइट। कहते हैं ज़्यादातर इंग्लिश जो लेटर्स होते हैं वो यूनिकोड में 1 मेरे पास बाइट को ले रहे थे UTF-8 में, जबकि जो उर्दू के लेटर्स हैं वो 2 बाइट्स को ले रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फाइंड द UTF-8 इनकोडिंग पर उर्दू करेक्टर दे। जैसे कहता है इसके लिए बे के लिए UTF-8 इनकोडिंग करेक्टर क्या होगा जी, जस्ट उसका इनकोडिंग करे, ये मेरे पास उसका उसमें दिया हुआ है यूनिकोड U+0628। इसको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास ये आएगा जी, ये मेरे पास बाइनरी इसका कोड आएगा। 9 है जी, कन्वर्ट द ASCII कोड फॉर लेटर A इनटू बाइनरी। हमने क्या करना है जी, ASCII कोड से हमने बाइनरी बनानी है A की 97 की। तो सिंपल क्या होगा जी, मैं इसका क्या ले लूँगा, 2 से LCM ले लूँगा। क्या करूँगा जी, मैं इसका 2 से LCM ले लूँगा, 97 का 2 से मैं LCM लूँगा। तो ये आप आगे करते जाएंगे, LCM लेते जाएंगे, तो ये मेरे पास उसकी बाइनरी बन जाएगी। और आखिर में आपने क्या करना है जी, बॉटम से टॉप पे चले जाना है जी। नेक्स्ट है जी, राइट द नेम अली इन बाइनरी यूजिंग ASCII कोड। ASCII कोड के जरिए आपने क्या करना है, अली को लिखना है जी। पहले आप अली का देखेंगे कोड, अली का ASCII कोड 65 है, ए का सॉरी, एल का मेरे पास स्मॉल एल का 108 है, और आई का मेरे पास क्या है जी 105 है। और फिर नेक्स्ट आप इनको इनकी बाइनरी बना सकते हैं जी। 11 है जी, कंपेयर द स्टोरेज साइज ऑफ ए इन ASCII UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। ASCII कहता है जी ए मेरे पास जस्ट एक लेटर लिखा हुआ है जी, इसका आपने साइज बताना है कि ASCII में UTF-8, 16 और 32 में क्या उसका साइज होगा। ASCII में अगर हम देखें तो उसका 1 बाइट ही कंज्यूम करेगा, UTF-8 में भी क्या करेगा, 1 बाइट कंज्यूम करेगा। UTF-16 में मेरे पास जस्ट 2 चॉइस होती हैं, 2 बाइट्स या 4 बाइट्स, तो वो 2 बाइट्स कंज्यूम करेगा। जबकि UTF-32 में कितने बाइट्स कंज्यूम करेगा जी, 4 बाइट्स का वो कंज्यूम करेगा जी। नेक्स्ट है जी, एनालाइज द रीजन बिहाइंड यूजिंग एक्सटेंडेड ASCII इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड ASCII। कहता है जी एक्सटेंडेड ASCII को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा होता है स्टैंडर्ड ASCII के बजाय। तो कहता है एक्सटेंडेड ASCII अलाउज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोर सिंबल्स एंड एसेंटेड कैरेक्टर्स यूजफुल फॉर एडिशनल लैंग्वेजेस एंड टेक्निकल सिंबल्स। कहता है एक्सटेंडेड ASCII में क्या होता है जी, उसमें मुझे मोर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, एसेंटेड कैरेक्टर मिल रहे हैं, जो कि मेरे पास टेक्निकल, जिसमें टेक्निकल सिंबल्स भी शामिल होते हैं, एडिशनल लैंग्वेज कैरेक्टर भी शामिल होते हैं। तो उससे क्या होता है जी, उससे मुझे ज़्यादा आज़ादी मिल रही थी, मैं ज़्यादा कैरेक्टर को यूज़ कर रहा होता हूँ, इसलिए मैं स्टैंडर्ड ASCII की बजाय एक्सटेंडेड ASCII को मैं प्रेफर करूँगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज UTF-16 हैंडल कैरेक्टर्स दैट नीड मोर दैन 2 बाइट्स। कहता है UTF-16 में अगर कोई कैरेक्टर ऐसा आ गया जिसको 2 बाइट्स ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो UTF-16 उसको कैसे हैंडल करेगा। कहता है इट यूजेस 4 बाइट्स टू रिप्रेजेंट सच कैरेक्टर। कहता है जी अब उसमें वैसे भी चॉइस होती है, तो वो क्या करेगा जी, वो 2 बाइट्स से स्विच कर जाएगा 4 बाइट्स में। 14 है जी, विच एनकोडिंग स्कीम वुड यू रेकमेंड फॉर अ मल्टीलिंगुअल वेबसाइट एंड व्हाई। अच्छा कहता है एक आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा ज़ुबानें हैं, उसमें उर्दू भी है, इंग्लिश भी है और लैंग्वेजेस भी है उसमें। कहता है उसके लिए आप एनकोडिंग स्कीम फिर कौन से यूज़ करेंगे। कहता है UTF-8 बिकॉज इट इज़ स्पेस एफिशिएंट, सपोर्ट ऑल लैंग्वेजेस एंड कंपैटिबल विद ASCII। इसकी रीज़न बता रहा है कि UTF-8 यूज़ करूँगा, क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या है जी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक बाइट से दूसरी बाइट पे जाएगी, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ये एक बाइट ही पर कैरेक्टर को यूज़ करेगी। और दूसरा क्या है जी, इसमें तमाम लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट भी कर होती है और ये ASCII के साथ कंपैटिबल भी होती है, तो इसलिए मैं UTF-8 को प्रेफर करूँगा। नंबर 15 है जी, इवेल्युएट द ड्रॉबैक्स ऑफ UTF-32 फॉर वेब कंटेंट। कहता है UTF-32 अगर मैं यूज़ करता हूँ वेब कंटेंट के लिए तो उसका नुकसान क्या होगा मुझे। कहता है इट यूजेस टू मच स्पेस, 4 बाइट्स पर कैरेक्टर विच इंक्रीजेस डेटा साइज एंड स्लोज लोडिंग टाइम। 2 इसके नुकसान होंगे जी। पहला तो ये होगा कि मेरे पास मेरी वेबसाइट जो है वो हैवी हो जाएगी, उसमें क्या होगा जी, लोडिंग टाइम वो स्लो हो जाएगा। लोडिंग टाइम का मतलब क्या होता है जी,
कि जब वेबसाइट लोड हो रही होती है मुझे कंप्यूटर में जब तक दिखाई नहीं देती, वो लोडिंग टाइम होता है, कहता है वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा लोडिंग टाइम, और कहता है जी उससे डेटा साइज भी जो होगा वो बढ़ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्रिएट अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फॉर द वर्ड पार्क यूजिंग आस्की कोड। पार्क की हमने आस्की बनानी है जी, आस्की से फिर बाइनरी कोड बनाना है जी। पी का मेरे पास क्या है, कैपिटल की का आस्की कोड 80 है, 80 की बाइनरी स्क्रीन पे नजर आ रही है जी। ऐसे फिर ए है जिसकी बाइनरी भी है, और ये की भी मेरे पास है बाइनरी बनी हुई है। तो ये थे मेरे पास एसएलओ बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज में। नेक्स्ट हमारे पास ये एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज। तो पहले है मेरे पास जी, व्हाट डज आस्की स्टैंड फॉर। आस्की से बनता है क्या है जी, अमेरिकन सिस्टम फॉर कंप्यूटर इनपुट इंटीग्रेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एडवांस्ड सिंबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरफेस, या मेरे पास बनता है जी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर कोड फॉर इंटीग्रेटेड इनपुट। सेकंड है जी, हाउ मैनी करेक्टर्स कैन स्टैंडर्ड आस्की रिप्रेजेंट। स्टैंडर्ड आस्की में कितने करेक्टर होते हैं जी, मेरे पास 64 होते हैं, 128 होते हैं, 256 होते हैं, या मेरे पास 512 करेक्टर्स होते हैं जी। थर्ड है जी, हाउ मैनी बाइट्स डज UTF-32 यूज टू स्टोर ईच करेक्टर। हर करेक्टर के लिए UTF-32 कितने बाइट्स यूज़ करते हैं जी, 1 बाइट यूज़ करता है, 2 करता है, 3 करता है, या 4 बाइट्स को वो यूज़ कर रहे होते हैं जी। फोर है जी, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड आस्की एंड एक्सटेंडेड आस्की। स्टैंडर्ड आस्की और एक्सटेंडेड आस्की में डिफरेंस क्या है जी। स्टैंडर्ड आस्की यूजेस बाइनरी, एक्सटेंडेड आस्की यूजेस डेसिमल। स्टैंडर्ड आस्की मेरे पास बाइनरी को यूज़ करती है, जबकि एक्सटेंडेड आस्की जो है वो डेसिमल को यूज़ करती है जी। एक्सटेंडेड आस्की सपोर्ट्स अप टू 256 कैरेक्टर्स। एक्सटेंडेड आस्की जो है वो मेरे पास 256 कैरेक्टर तक को सपोर्ट कर रही होती है जी। थर्ड है जी, स्टैंडर्ड आस्की हैज़ मोर सिंबल्स। स्टैंडर्ड आस्की में ज़्यादा सिंबल होते हैं। चौथा है मेरे पास जी, एक्सटेंडेड आस्की ओनली वर्क्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस, और एक्सटेंडेड आस्की जो है वो सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस में काम कर रही थी जी। फिफ्थ है जी, वाई इज़ UTF-32 नॉट स्पेस एफिशिएंट। UTF-32 जो है वो स्पेस एफिशिएंट क्यों नहीं है, उसकी क्या रीज़न है। ऑप्शन वन, बिकॉज इट स्किप सम करेक्टर्स, ये कुछ करेक्टर को स्किप कर रहे थे जी। सेकंड है जी, इट यूजेस 4 बाइट्स फॉर एवरी करेक्टर, हर बाइट के लिए ये 4 करेक्टर को यूज़ करती है जी। इट कैन नॉट स्टोर नॉन इंग्लिश करेक्टर, ये नॉन इंग्लिश करेक्टर जो उनको स्टोर नहीं कर सकती जी। चौथा जी, इट कंप्रेसेस करेक्टर्स टू मच, ये करेक्टर को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देती है जी। नेक्स्ट है जी, विच इनकोडिंग स्कीम सपोर्ट मोर देन अ मिलियन करेक्टर। कौन सी ऐसी मेरे पास स्कीम है, इनकोडिंग स्कीम, जो कि मिलियन से ज़्यादा करेक्टर को वो सपोर्ट कर रही थी जी। आस्की है, एक्सटेंडेड आस्की है, यूनिकोड है, या मेरे पास UTF-8 है जी। 7 है जी, व्हाट इज़ द वन फीचर ऑफ UTF-16 इनकोडिंग। 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि UTF-16 का मेरे पास एक फीचर है जी। फिक्स्ड 1 बाइट इनकोडिंग, कि उसमें 1 बाइट की इनकोडिंग हो रही थी जी। ऑलवेज यूज 3 बाइट्स, 3 बाइट को यूज़ करती है जी। सपोर्ट्स ओनली इंग्लिश, जस्ट इंग्लिश को सपोर्ट कर रही थी जी। या मेरे पास यूजेस 2 और 4 बाइट्स पर करेक्टर, 2 या 4 बाइट्स मेरे पास हर करेक्टर के लिए वो सपोर्ट कर रही थी, सॉरी यूज़ कर रही होती है जी। नेक्स्ट है मेरे पास जी, व्हाट इज़ द आस्की कोड फॉर द करेक्टर पी। ये आपने देखना है बुक से जी, कि कैपिटल पी के लिए मेरे पास आस्की कोड क्या है। नेक्स्ट है जी, कन्वर्ट द लेटर ए टू इट्स आस्की बाइनरी फॉर्म, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ए है मेरे पास जी, उसकी आपने आस्की बाइनरी फॉर्म बनानी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो टेबल सामने रखेंगे, उसमें ए का आप देखेंगे आस्की कोड क्या है, और फिर आप उसका LCM लेके 2 के साथ आपने उसकी बाइनरी बना लेनी है जी। नेक्स्ट हमारे पास जी, इन विच इनकोडिंग स्कीम इज़ द लेटर ए स्टोर्ड एज। ये मेरे पास जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी है मेरे पास, ये भी जस्ट मेरे पास ये बाइट यूज़ हो रहा है। कहते हैं ये कौन सी इनकोडिंग स्कीम है, तो UTF-8 है, ASCII है, UTF-16 है, या UTF-32 है। आप बुक में देखेंगे तो बुक में ये चीज़ मेंशन भी है, आप वहाँ से देख के भी ये चीज़ मुझे बता सकते हैं। 11 है जी, व्हाट इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग UTF-32 इन अ वेब एप्लीकेशन। कहते हैं वेबसाइट में UTF-32 को यूज़ करने का क्या नुकसान है। कैन नॉट इनकोड इमोजीज, इमोजीज को ये इनकोड नहीं कर सकता जी।
डज नॉट सपोर्ट बाइनरी, बाइनरी को सपोर्ट नहीं करता। यूजेस मोर मेमोरी पर करेक्टर, हर करेक्टर के लिए ज़्यादा मेमोरी को यूज़ करता है जी। जहाँ हमारे पास डज नॉट सपोर्ट अपर केस लेटर, ये अपर केस लेटर को सपोर्ट नहीं करता। नेक्स्ट है जी, विच इनकोडिंग स्कीम वुड बी बेस्ट फॉर अ मल्टीलिंगुअल वेबसाइट विद स्पेस एफिशिएंसी। कहते हैं कौन सी इनकोडिंग स्कीम है जो कि एक मल्टीलिंगुअल वेबसाइट, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस जो वेबसाइट यूज़ करते हैं इसके लिए ठीक है, और मुझे स्पेस भी मुझे बचानी है। तो उसके लिए कहता है जी ASCII ज़्यादा बेटर रहेगी, UTF-8 बेटर रहेगी, UTF-32 रहेगी, या एक्सटेंडेड ASCII बेटर रहेगी। नेक्स्ट है जी, हाउ इज़ अ लेटर ए स्टोर्ड इन UTF-16। UTF-16 में ए कैसे स्टोर होगा, ये आपने मुझे बताना है बुक से देखकर जी, बुक में ये चीज़ मेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास एनालाइज द स्टोरेज साइज विच यूजेस द लीस्ट स्पेस फॉर स्टोरिंग द लेटर ए। कहते हैं मेरे पास ये स्टोरेज साइज बताएं जी, मेरे पास किसके लिए बताएं जी, जो कि मेरे पास लेटर ए को सबसे कम मेरे पास स्पेस यूज़ करेगा। आपने मुझे वो बताना है, वो मुझे इनकोडिंग स्कीम बतानी है। वो UTF-32 सबसे कम स्पेस लेगी, UTF-16 लेगी, UTF-8 लेगी, या मेरे पास इनमें से कोई भी नहीं है जी। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोरेक्ट मैच। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मैच है जो कि इनकोरेक्ट है जी। ASCII 7 बिट लेती है, एक्सटेंडेड ASCII 256 कैरेक्टर लेती है, UTF-8 मेरे पास 1 से लेके 4 बाइट्स तक लेती है, और UTF-16 मेरे पास हमेशा 1 बाइट लेती है। तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि मैच नहीं कर रहा। लास्ट मेरे पास MCQ है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इन बाइनरी इज करेक्टली इनकोडेड यूजिंग ASCII। आपने क्या करना है जी, इन चारों की आपने पहले ASCII कोड देखना है, फिर उसकी बाइनरी बनानी है, फिर आपने बताना है कि कौन सा मेरे पास जो है वो करेक्टली इनकोड किया गया ASCII के ज़रिए। तो ये तो सब मेरे पास MCQs। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो और इसके आंसर भी जो है मैं अपने फेसबुक पेज पे मेंशन कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। और लास्ट में मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी।